आदाब नासरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास हुआ ख़त्म। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। राज्यसभा में 38.8%, जबकि लोकसभा में 37 घंटे हुआ कामकाज। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में रुकावट डालने पर अपोजिशन की तनकीद। कहा, यह इजलास मुल्क और हुकूमत के लिए था फ़ायदेमंद। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। आइन के 130वें तरमीम बिल को जेपीसी को भेजने की तजवीज़ भी राज्यसभा से मंजूर। गगनयान मिशन की 80% जांच मुकम्मल। इसरो ने तैयारियों के बारे में दी जानकारी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने साल 2025 को खलाई शोबे के लिए करार दिया एक तारीखी साल। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, एक्सियम 4 मिशन के तजर्बे से मिलेगी मदद। इंडी इत्तेहाद के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने आज दाखिल किया पर्चा नामजदगी। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल दाखिल किया था अपना पर्चा नामजदगी। नताइज का ऐलान 9 सितंबर को इंतखाबात के बाद। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी वजीर ख़ारजा सरगई लावरोफ की मॉस्को में मुलाकात। भारत रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, तिजारत और तवानाई के शोबे में ताउन पर हुआ तबादला ख्याल। खबरें अब तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से ख़त्म हो गया है। इससे कबल डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि इस इजलास में ऐवान में कामकाज 38.8% रिकॉर्ड किया गया। सेशन में 41 घंटे से ज़्यादा यानी सिर्फ 38.88% काम हुआ है। अरकान को 285 सवालात पूछने का मौका मिला, लेकिन सिर्फ 14 सवालात ही किए जा सके। 14 बिल मंजूर या लोकसभा को वापस भेजे गए। The productivity of this session stood at a disappointing 38.88%, something that calls for serious introspection. Members had the opportunity to raise 285 questions, 285 zero-hour submissions and 285 special mentions. However, only 14 questions, 7 zero-hour submissions and 61 special mentions could actually be taken up. While these contributions are of value, they represent only a fraction of what this august house is capable of achieving when it functions to its full potential. और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मानसून सेशन के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेशन के बारे में जानकारी दी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने अपने हंगामे की वजह से पार्लियामेंट के मानसून इजलास में रुकावट पैदा की। अपोजिशन ने बिलों पर बहस में हिस्सा नहीं लिया और अवामी मफादात की तकमील में रुकावटें डाली, जो अफसोसनाक है। डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमज़ोर कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज ख़त्म हो गया। अपोजिशन के ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है। बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बिल मफाद आमा के लिए बहुत ही अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग से पैदा होने वाले समाजी और माशी मसाइल के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने 3 साल कबल ये बिल तैयार किया था। दूसरी तरफ अब ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को फ़रोग़ दिया जाएगा। रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी होगी। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में और विशेषकर मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है,
करीब करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। उप सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, इस समस्या को रोकने के प्रयास भी हुए, सेल्फ रेगुलेशन का भी प्रयास किया गया, परंतु ये समस्या बढ़ती गई। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय, इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि जब भी समाज और हुकूमत के दरमियान तसादम सामने आया है तो पीएम मोदी ने हमेशा ही समाज का इंतखाब किया है और इस बिल में भी समाज ही को तरजीह दी गई है। सभापति महोदय, ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे, लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। आपके माध्यम से माननीय उप सभापति महोदय, मैं सारे देश को, प्रबुद्ध वर्ग को, विपक्ष के मान्यवर सांसद जो आज वेल के अंदर कूदे हैं, उनको भी सबको आह्वान करता हूं, मीडिया को, कि समाज में तेजी से बढ़ रही इस कुरीति को समाप्त करने में मदद करें। और बुध को लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल मंजूर कर लिया गया। इस बिल का मकसद ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को फ़रोग़ देना है। इस बिल की मंजूरी से लोग बहुत ही खुश हैं। ख़ासतौर पर वालिदैन ने खुशी से इसका खैर मक़दम करते हुए इसे हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम करार दिया है। अरे बहुत अच्छी सार्थक पहल है। इससे तो हम लोग को अच्छा रहेगा कि हमारे बच्चे तो इधर उधर की चीज़ें नहीं देख पाएंगे, गेम नहीं देख पाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, मगर इसको अमल में आ जाए तो, अमल में ले आए तो। ऐसा नहीं है कि आप कर लेंगे उसके बाद तुम्हें ध्यान ना दिया, मैंने तो ये ला दिया, एक स्पोर्ट्स चैनल ला दिया, स्पोर्ट्स चैनल खेल रहे हैं, फिर आगे आप बाद में आप देखेंगे कि और सभी गेम चल रहे हैं। इनको सबको एग्जैक्टली बंद करना ही होगा और सोच समझ के और कायदे बंद करना होगा। गेम का मतलब है बच्चों के हित के लिए होगा तब तो ठीक है, लेकिन जो अदरवाइज गेम हैं कंपनियों के, अदरवाइज जो जैसे आते हैं, वो गेम बंद करा देना चाहिए और उस पर रोक लग जाए, और बाकी जो बच्चों के हित वाले गेम हैं, अच्छे गेम हैं, वही चालू रखने चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि उसके लिए तो लाना चाहिए सरकार को, और जो ला रही है बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री का ये धन्यवाद है कि नए नए जो स्कीमें ला रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में आइन का 130वां तरमीम बिल 2025, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तरमीम बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीम बिल 2025 मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। आइन का 130वां तरमीम बिल की रूह से संगीन जराइम, 5 साल या इससे ज़्यादा क़ैद में 30 दिन की हिरासत का सामना करने वाले वज़राए आज़म या वज़राए आला खुद ही ओहदे से हट जाएंगे। इसका मकसद आइनी अखलाक़ियात और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीम बिल 2025 के मुताबिक संगीन जराइम में 30 दिन की नज़रबंदी का सामना करने वाले वज़ीर को 31वें दिन वज़ीर आला के मशवरे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए ओहदे से हटा दिया जा सकता है, और अगर मशवरा ना दिया गया तो वज़ीर खुद ब खुद ओहदे से हट जाएंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास का आज आखिरी दिन था। अपोजिशन के हंगामे की वजह से आज भी लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। पहले इसे 12 बजे तक, फिर अपोजिशन का हंगामा जारी रहने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि इस सेशन में 14 बिल पेश किए गए हैं, जिनमें से 12 बिल मंजूर किए गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस हुई। इसके साथ ही भारत के खलाई प्रोग्राम की कामयाबियों पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के
उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन की तरफ से मुसलसल हंगामा आराई पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि मुसलसल तातुल और मनसूबाबंद खलल अंदाजी की वजह से इस सेशन में मुश्किल से 37 घंटे ही काम हो सका। अवामी नुमाइंदों के तौर पर पूरा मुल्क हमारे तर्ज अमल और कामकाज पर नज़र रखता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा या पार्लियामेंट के अहाते में नारेबाजी, प्लेकार्ड्स की नुमाइश और मनसूबाबंद तातुल से पार्लिमानी निज़ाम को ठेस पहुँचती है। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने नायब सदर के इंतखाब के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार समेत अपोजिशन के कई लीडर्स मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ मुकाबला करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। वोटिंग 9 सितंबर को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। पी सुदर्शन रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम कायदीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत 2040 में चांद पर कदम रखने जा रहा है और ये खला में हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गगनयान मिशन के बारे में मालूमात फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए साल 2025 खलाई शोबे में पेशरफ्त के लिहाज से एक संग मील साबित हुआ है। I think 2025 has been a landmark year for us. We ended 24 with SpaceX. We began 25 with another mission, and now we have this. So this quantum leap has happened only in the last 3-4 years. We, the government of India, and therefore also the nation has laid down before it the award target of 2047 when India celebrates the 100 years of independence, and we achieve that coveted goal of being acknowledged as Viksit Bharat. But ladies and gentlemen, just 7 years before that, we'll have an Indian landing on moon and declaring from the surface of moon that took care Viksit Bharat is in the coming. So that's going to be the importance of space. इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने कहा है कि गगनयान मिशन तकनीकी तौर पर बहुत मुश्किल रहा है। उन्होंने कहा कि 80% टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और 20% मार्च 2026 से पहले मुकम्मल होने की उम्मीद है। It is a very technologically intensive, complex mission. Lot of work is done in human rating of the vehicle health management system development, orbital module development, crew escape system development, environmental control and safety system development, parachute development, human-centric product development. In fact, I am happy to say that almost 80% tests are completed and 20% tests are targeted before March 2026. And this year, we have done, in the recent past, last 4 months, lot of accomplishments are done in this area, and the first uncrewed mission, G1, is going to be lifted off this year end, maybe close to December. XM4 मिशन पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि हमने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर गुज़ारे 2 हफ्तों के दौरान काफ़ी ट्रेनिंग हासिल की है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि इंसानी खलाई मिशन को अंजाम देने के दौरान गुज़िश्ता 1 साल में जो जानकारी इकट्ठी की गई वो गगनयान और भारतीय खलाई स्टेशन के लिए बहुत ही मुफीद है।
For the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed, and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on the station. To execute this mission profile, we were training at various places, and it was distributed. So we were at NASA, European Space Agency, and also we traveled to Japan for executing the training for the International Space Station. खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। गगनयान मिशन में शामिल होने वाले शुभांशु शुक्ला ने इस मीटिंग के दौरान मिशन की तैयारियों और तरबियत से मुतालिक मालूमात शेयर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन्हें और पूरी टीम को आइंदा खलाई सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन का अपना तजुर्बा वज़ीर दिफा के साथ शेयर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर की जाए पैदाइश समरिया बेगूसराय में गंगा पर बनाए गए 6 लेन वाले पुल की नकाब कुशाई करेंगे। इस पुल की ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई जब पुराना राजेंद्र सेतु खस्ताहाल हो गया और भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई। इस पुल का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म मोदी ने 2017 में रखा था। अब इसकी नकाब कुशाई से शुमाली बिहार और जनूबी बिहार के दरमियान फासला कम हो जाएगा। इसके अलावा शुमाल मशरक़ जाने वाले लोग खुशगवार सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इस पुल में और क्या ख़ास बात है, समरिया बेगूसराय से बता रहे हैं हमारे नामानिगार राजेश राज। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय एक बार फिर शुक्रवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा ब्रिज का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुराना ब्रिज हमारी दाहिनी तरफ है, जिसे हमारे कैमरामैन राधेकृष्ण आपको दिखाएंगे कि यह ब्रिज 1959 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जर्जर होने की वजह से तकरीबन 10 वर्षों से इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा करनी होती थी और इसकी वजह से बेगूसराय से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सड़क ब्रिज के शुरू हो जाने से पटना की दूरी बिल्कुल सिमट गई है और मात्र 2 घंटे में हम पटना तक की दूरी पूरी कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पूर्वोत्तर से भी बिहार जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। देश का जो पूर्वी भाग है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ेगा, यानी सिल्लीगुड़ी और कूच बिहार होते हुए असम तक की यात्रा लोग कर सकेंगे और इधर पटना से खगड़िया तक 4 लेन का निर्माण हो चुका है। इस ब्रिज का जो शिलान्यास कार्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसी मोकामा में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यानी तय समय सीमा के बीच इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर बिहार की चिर प्रतीक्षित जो मांग है, एशिया का जो सबसे चौड़ा जो सड़क पुल है 6 लेन, वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले मुलजिम को अदालत ने 5 रोज़ा पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मुलजिम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया को कल 30 हज़ारी अदालत में पेश किया गया था। पुलिस मुलजिम से हिरासत में पूछताछ करेगी। मुलजमान ने बुध को वज़ीर आला हाउस में हफ्तावार जनसुनवाई के दौरान हमला किया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला अवामी शिकायत की समाअत सुन रही थी। हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे फ़ौरन अपनी तहवील में ले लिया और अब उसे 5 रोज़ के लिए पुलिस ने रिमांड में ले लिया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। यह कदम वज़ीर आला पर हमले के बाद उठाया गया है। अब अवामी समाअत के दौरान किसी को भी वज़ीर आला के करीब आने की इजाज़त नहीं होगी। शिकायत कुनंदा तक पहुँचने से पहले इसकी तस्दीक भी की जाएगी। एक हद भी मुकर्रर की जाएगी ताकि अवामी समाअत के दौरान कोई शख्स कितना करीब आ सकता है। नेज़ जब CM रेखा गुप्ता बाहर जाएंगी तो वहाँ Z+ सिक्योरिटी होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया बल्कि इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। दोनों वज़रा ने इलाक़ाई सलामती, एशिया पैसिफिक में इस्तेहकाम और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर राब्ताकारी जैसे उमूर पर तबादला ख़याल किया। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और रूस के ताल्लुकात कई शोबों में ख़ास तौर पर दिफा, तिजारत और तवानाई में गहरे हो रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने कहा है कि हम एक दूसरे को मराहत याफ्ता स्ट्रैटेजिक शराकतदार समझते हैं और मैं समझता हूँ कि अमली तौर पर हम अपने ताल्लुकात की इस तारीफ़ पर पूरी तरह अमल पैरा हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि ये मुलाकात हमारे सियासी ताल्लुकात के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बात करने का मौका फराहम करती है और हमने अपने दो तरफ़ा ताउन के बहुत से मसाइल पर बातचीत की और बहुत से हल भी निकाले। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि हमारी मुलाकात का आलमी तनाज़र बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और बदलते हुए इक़्तिसादी तिजारती मंजरनामे से फराहम होता है और हमारा मुश्तरका मकसद अपनी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। Today's meeting gives us an occasion to discuss our political relationship as well, but also to review our bilateral ties. So I look forward to an exchange of views on politics, on trade, on economic investment, defense, science and technology, and of course people-to-people exchanges. ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने जुमेरात को नई दिल्ली में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन के नाम से खुसूसी डायलॉग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने वजारतों के अहदेदारों से बातचीत की और मुस्तहिक़ अफराद तक तमाम सरकारी स्कीमों की आसानी से रिसाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ज़राअत के मैदान में खुद कफील भारत को यकीनी बनाने का अहद भी किया और हमवतनों से वोकल फॉर लोकल को फ़रोग़ देकर देसी यानी मुल्क में तैयार करदा मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील की। दो चीज़ें मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ हृदय से कह रहा हूँ, अंतरात्मा से कह रहा हूँ। मैं भाषण देने के लिए भाषण नहीं दे रहा। दो चीज़ें, एक आत्मनिर्भर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं। क्या हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम तेलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम कपास में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत तय किया है कपास के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, सोयाबीन के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, दालों के लिए अलग हम रोड मैप बना रहे हैं। हम राज्यों के साथ मिलके भी राज्यों का कृषि रोड मैप बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हम कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर कैसे हों। और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने कही है, आप सबने सुनी होगी। अब PM कहे तो सबसे पहले करना हमको चाहिए। उन्होंने कहा है स्वदेशी अपनाएं। महात्मा गांधी जी ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको आह्वान कर रहे हैं, देश को आह्वान कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के MCD के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की जानिब से केस का फैसला महफूज करने के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। और वजारत रेलवे ने छठ पूजा के मौके पर तकरीबन 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो मुसाफिर 13 से 26 अक्टूबर के दरमियान ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान वापस जाएंगे, उन्हें वापसी के सफ़र पर 20% छूट का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इससे छठ के मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी और वो आसानी से अपने घरों तक पहुँच सकेंगे। आगामी दीपावली और छठ के लिए
12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। खेल की खबरों में हॉकी इंडिया ने आइंदा खवातीन हॉकी एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। सलीमा टीम की कैप्टन होंगी। विमेंस हॉकी एशिया कप 5 से 14 सितंबर तक चीन के शहर हांगझू में खेली जाएगी। इस मुकाबले की फातेह टीम बराह रास्त विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। आइंदा हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। 18 रुकनी टीम में नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल हैं। भारत पूल ए में है जिसमें जापान, चीन और कजाकिस्तान शामिल है। भारतीय टीम अपनी मुहिम का आगाज 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर की डल झील में मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें 800 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।